दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है जिसके बारे में आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन दिनों देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं या मीडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण जो हो रहा है 25 अक्टूबर 2022 को, यानी कि दिवाली के अगले दिन। जबकि गोवर्धन पूजा का एक्चुअली जो टाइम होता है दिवाली के अगले दिन, इसी वजह से इस बारी गोवर्धन पूजा जो है वो 26 अक्टूबर को है। तो आज हम इसी एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। क्या होता है एक्लिप्स और इसका ग्लोबल लेवल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और हम लोगों की राशियों के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसी के बारे में आज हम संक्षेप में एक बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और इससे पहले कि हम बात करें, अगर आपको कोई भी फीडबैक हो कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, जिसके बारे में मैं आगे चल के वीडियोस बनाऊं, जिनमें आपको लगता है कि टॉपिकल भी हों, इंटरेस्टिंग भी हों और आपके लिए रेलेवेंट भी हों, यू कैन ऑलवेज लीव योर कमेंट्स फॉर माय फीडबैक। तो आगे बढ़ते हैं। सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, जैसे मैंने कहा 25 अक्टूबर को है, दिवाली के अगले दिन है। इसीलिए गोवर्धन पूजा जो है इस बार वो 26 अक्टूबर को है और भाई दूज 27 अक्टूबर को है। तो सोलर एक्लिप्स जो होता है वो हमेशा न्यू मून के टाइम पे होता है, यानी कि अमावस्या के टाइम पे होता है। क्या होता है सोलर एक्लिप्स? चंद्रमा जो है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो एक एलिप्टिकल मूवमेंट होती है, एक ऐसी लंबाई में, जैसे एक मूवमेंट आप उसको बोल सकते हैं, या ओवल या अंडाकार मूवमेंट जो है वो होती है। और ये ऐसे मूव करते करते इनका जो है कई बारी ये धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा का मूवमेंट हो जाता है। उस एक मोमेंट पे जब चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही राशि में हों और एक ही डिग्री पे हों, उस मोमेंट को सूर्य ग्रहण बोला जाता है, जिसका हम सब के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो एक परछाई सी पड़ती है धरती पे, सूर्य को टोटली एक्लिप्स कर देता है फॉर सम टाइम चंद्रमा। उस मोमेंट को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसे टाइम पे जब भी ये एलिप्टिकल मूवमेंट्स होती हैं, एक्लिप्स के टाइम पे जो ये हमारे जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं उस एलिप्स के, उनको साउथ नोड्स और नॉर्थ नोड्स बोला जाता है, यानी कि हमारे राहु और केतु। और किसी भी ग्रहण की हमारे लिए इसीलिए कार्मिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राहु और केतु बिल्कुल शनि की तरीके से हमारी लाइफ में एक कार्मिक बैलेंस लाते हैं, एक कार्मिक रियलाइजेशन लेकर आते हैं और एक कार्मिक पे बैक भी इंश्योर करते हैं। तो इसी वजह से जो चंद्र ग्रहण होते हैं या जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस बार जो सूर्य ग्रहण है वो है शाम को 4:30 बजे से करीब 7:30 बजे तक इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाएगा। हालांकि ये करीब 2:30 बजे दिन में शुरू हो जाएगा, लेकिन जो इसका जो एक हाई लेवल का इम्पैक्ट है वो 4:30 बजे से 7:30 बजे तक करीब जो है वो देखा जाएगा, जिस टाइम पे। और इंडिया में ये पार्ट एक्लिप्स होगा, ये कंप्लीट एक्लिप्स नहीं होगा। मेजरली ये वाला एक्लिप्स जो है ये दिखाई देगा, वैसे पूरे एशिया में ही है, साउथ एशिया में है, वेस्ट एशिया में है, नॉर्थ एशिया में है, ईस्ट एशिया में इतना ज़्यादा नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा दिखेगा, साइबेरिया में, रशिया में इसका बहुत ज़्यादा, ईस्टर्न यूरोप में बहुत है, यूरोप में है, ईस्टर्न यूरोप में है। इसी की वजह से, इस एक्लिप्स की वजह से, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जहाँ पे ये रशिया और यूक्रेन का ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव इवेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है, वहाँ पे कुछ और भी घटनाएं होने की संभावना बिल्कुल इस टाइम पे होने वाली है। और सूतक जो हम लोगों में सनातन धर्म में एक जो सूतक माना जाता है, जिस टाइम पे स्पेशली अगर हमारे यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट वेमेन हो तो उनको बोला जाता है कि इस टाइम पे बहुत ध्यान से रहना चाहिए, कुछ किसी भी नुकीली चीज़ को हमें यूज़ नहीं करना है, सुइयों का काम नहीं करना है, बर्तन नहीं खटखटाने हैं, कुछ काटना नहीं है, नेल्स नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, कैंची से कोई काम नहीं करना है, या नॉन वेज नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, टबैको नहीं लेना है। ये सारा टाइम जो सूतक का जो टाइम है ये करीब ग्रहण के 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। तो यानी कि 25 को सुबह 4 बजे से सूतक का टाइम जो है वो शुरू हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो होने लग जाएगा। इंडिया में मैंने जैसे कहा कि पार्ट एक्लिप्स है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इवेंट्स पे होने वाला है। अब क्योंकि ये सारे 4 ग्रह हैं इस समय लिब्रा में, तुला राशि में,
सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु। लेकिन इसका जिसको बोलेंगे हम सूत्रधार वो केतु है। इस पूरे प्लैनेट्स के कंजंक्शन के सूत्रधार जो हैं वो केतु हैं, और इसी वजह से एक हमें अपनी कम्युनिकेशन को लेके और अपना रिलेशनशिप्स को लेके ना केवल इंडिविजुअल राशि पे बल्कि एक वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो पॉलिटिकल अनरेस्ट की जो सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सभी लीडर्स को, क्योंकि सूर्य जो है वो अथॉरिटी का प्रतीक है। सूर्य जो है वो एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सूर्य जो है वो राजा हैं और सूर्य की वजह से पूरी दुनिया चल रही है। गवर्नमेंट जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। जो गवर्नमेंट हेड्स हैं, जो जो भी किसी भी स्टेट के हेड हैं, जो कंट्री हेड हैं, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्वाति नक्षत्र जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाते हैं। स्वाति नक्षत्र जो है एक बहुत ही स्कॉलरली और इंडिविजुअलिज्म वाला है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है वो वैसे तो राहु का नक्षत्र है, लेकिन वायु उसका सिग्निफिकेटर है, वायु उसके लॉर्ड हैं। वायु का मतलब क्या हुआ कि ये एक बहुत ही फ्री स्पिरिटेड और इंडिपेंडेंट नक्षत्र है। इट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स इंडिविजुअलिटी एंड इन इट्स एक्शन। स्वाति कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो एक तरह से तो ये एक फ्री फ्लोइंग एटमॉस्फेयर में सारी गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे वो तुला राशि में हैं, जो कि हाइट ऑफ डिप्लोमेसी है, जो कि कोऑपरेटिव, ऑन द फेस ऑफ इट कोऑपरेटिव हैं, बट वेरी वेरी टैक्टफुल एंड डिप्लोमेटिक। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम होने वाला है। स्वाति नक्षत्र जो है वो बहुत सारे प्रोफेशंस को हमारे इम्पैक्ट करता है। तो एक तरफ जहाँ हम तुला राशि की बात कर रहे हैं कि वो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाता है, तुला राशि बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाती है, लेकिन एक ग्रज वाली फीलिंग होती है और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की फीलिंग होती है, एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आज की डेट में हमारे 4 मेन ग्रह जो हैं वो उस राशि में हैं और एक सारे के सारे ग्रज कैरी कर रहे हैं, तो स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट वाली होने वाली है। और क्योंकि स्वाति नक्षत्र में है, चारों ही ग्रह जो हैं वो 25 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र में होने वाले हैं। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जो हैं वो पहले पद में होने वाले हैं और केतु जो है वो चौथे पद में है, बट चारों के चारों स्वाति नक्षत्र में होंगे। स्वाति नक्षत्र हमारी कौन कौन से प्रोफेशंस को इम्पैक्ट करते हैं? स्वाति नक्षत्र हमारे मेडिकल प्रोफेशन को इम्पैक्ट करता है। स्वाति जो है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखता है। स्वाति नक्षत्र हमारा जो है वो इसको क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी को देखता है। स्वाति नक्षत्र हमारा गोल्ड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखता है, ट्रैवल को देखता है। तो अगर ट्रैवल में हो सकता है कि कुछ भी उस टाइम पे कुछ ट्रैवल एक्सीडेंट्स, कुछ एयर एक्सीडेंट्स या कुछ मेजर एक्सीडेंट्स जो हैं ऑफ एनी फॉर्म देखे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल जो है वो स्वाति नक्षत्र देखता है, कम्युनिकेशन स्वाति नक्षत्र देखता है, एस्ट्रोलॉजी भी स्वाति नक्षत्र जो है वो देखता है। तो ये टाइम न केवल पॉलिटिक्स में बल्कि कम्युनिकेशन की भी हम बात करें, सूर्य जो है वो अथॉरिटी है, सारी गवर्नमेंट जो है वो अथॉरिटी है, और उनमें अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, टैक्ट में है, सबके सब टैक्टफुल हैं और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो डेफिनेट ग्लोबल टर्मोइल और ग्लोबल डिस्ट्रस्ट और अनरेस्टफुल एक सिचुएशन होने वाली है। तो ये है एक ग्लोबल सिनेरियो। इस सारी सिचुएशन का हमारी ये जो चारों ग्रहों की युति जो स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में हो रही है, इसका हम लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल राशिज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष के बारे में, यानी कि एरीज के बारे में, जिसमें 7वें घर में ये सारे हैं, यानी कि बिजनेस हाउस जो है, यानी कि जो भी एक ट्रेड का घर है या बिजनेस का घर है या रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, उसमें ये चारों ग्रह जो हैं वो देखे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टैक्टफुली आपको एक सिग्नल है, एक संकेत है कि आपको बहुत ज़्यादा टैक्टफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि अदरवाइज आपको बिजनेस में और रिलेशनशिप्स में, मेष राशि वैसे ही हार्श है, मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और वो वैसे ही बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राशि है, तो इसमें आपको इस समय स्पेशली टैक्ट से रहने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे
वृषभ राशि की, टॉरस की। टॉरस में ये चारों जो प्लैनेट वो आपका छठा घर देख रहे हैं। छठा घर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी होगा कि थोड़ा बहुत आप, अगर कोई बीमारियां हो सकती हैं, और ख़ास करके अगर आपको गॉल ब्लैडर या स्प्लीन या लिवर, ऐसे अगर आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, तो आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपने, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है लोन्स वगैरह की, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उस ट्रैप में ना पड़ें, और आपके कॉलीग्स के साथ और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से बचना पड़ेगा, जिससे कि कोई एस्केलेशंस ना हो, कोई लीगल केस ना बने। इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे हम मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि में ये चारों ग्रह जो आ रहे हैं, चारों ग्रह जो आ रहे हैं, सातवां राशि जो आ रही है वो आती है पांचवें घर में। तो आपको बहुत ज़्यादा अपना फादर की तबीयत के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। उनको अगर कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग अगर आपको लग रहा है कि कोई भी परेशानी हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पांचवा घर जो है वो पिता की आयु दिखाता है। आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन वाली अभी आयु में है, तो अपनी पढ़ाई पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एजुकेशन भी आपको पांचवा घर दिखाता है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अगर आपका कोई चल रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप स्पेकुलेशंस में हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको इस समय अपने स्पेकुलेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बात इसके बाद हम करने वाले हैं कैंसर के बारे में, यानी कि कर्क राशि के बारे में, जिसमें ये चारों ग्रह हैं हमारे चौथे घर में। इसलिए आपको चौथा घर जो है वो आपकी घर की सुख सुविधाएं हैं, आपका एक मेंटल पीस है, सिक्योरिटी है। थोड़ा बहुत आपको इस टाइम पे मेडिटेशन की ज़रूरत है। सोलर एक्लिप्स है वैसे भी, और स्वाति नक्षत्र जो है वो माँ सरस्वती का प्रतीक है, स्वाति। और केतु जो है वो वैसे ही बोला जाता है कि माँ सरस्वती की वाणी हम तक लेकर आते हैं, भगवान की वाणी लेकर आते हैं। कम्युनिकेशन का, मेडिटेशन का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, स्पेशली कैंसर के लिए, क्योंकि आपके चौथे घर में जो कि मेंटल पीस देखता है, आपकी स्लीप देखता है। इसलिए आपको स्पेशली इस टाइम पे मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मेंटल पीस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मदर की तबीयत का आपको ध्यान रखना है। और अगर थोड़ा बहुत आपको घर के कोई भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई एरिया है जहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप यू कैन ऑलवेज अंडरटेक एट दिस टाइम, क्योंकि चौथा घर आपका घर की लग्जरी, सुख सुविधाएं, आपकी रियल एस्टेट, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो जो भी एरिया आपकी अटेंशन मांगता है, आपको वहाँ पे अटेंशन देनी चाहिए अपने चौथे घर के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में, लियो, जिसमें ये चारों ग्रह आपके आ रहे हैं तीसरे घर में। और जैसे मैं बोलती आ रही हूँ, केतु, स्वाति, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रतीक हैं, माँ सरस्वती का बहुत बड़ा प्रतीक हैं। और तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन दिखाता है, तीसरा घर हमारा ट्रैवल दिखाता है, हमारा वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन दिखाता है, हमारा कम्युनिकेशन दिखाता है अपने नेबर्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। आपको उस फील्ड में काम करना है। और आपको अगर कोई भी काम आप अपना शुरू करने वाले थे, आप कोई भी अपना एंडेवर शुरू करने वाले थे, वहाँ को आपको खास वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट आपको चाहे अगले कुछ महीनों में मिले। बहुत सारे इवेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं। अभी सैटर्न ट्रांजिट, सैटर्न डायरेक्ट हैं, अभी एक सोलर एक्लिप्स हुआ है, अभी ये चारों ग्रह जो हैं वो लिब्रा में हैं। और 30 तारीख को जो मंगल है वो मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। और जुपिटर जो है वो अभी मीन राशि में चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों का जो है वो एक कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट जो है वो हम सबकी लाइफ पे होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, और अपने एंडेवर्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मेहनत करनी है, जिससे अपने अगले 2-3 महीने के बाद जब वो चेंजेस अनफोल्ड होने का टाइम आएगा, आपको उन एंडेवर्स में सक्सेस मिले। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में ये चारों ग्रह बैठे हैं इस समय दूसरे घर में।
तो आपकी जो अपनी वर्क हैबिट्स हैं, आपका जो काम है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। वैसे कन्या राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, शाय होते हैं, इंट्रोवर्टेड होते हैं और बहुत सोच समझ के बात करते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी बात, क्योंकि आप मुँह फट होते हैं, आप में फ़िल्टर बिल्कुल नहीं होता है, तो कोई भी ऐसी वाणी का यूज़ ना करें जिससे फैमिली के साथ आपकी रिलेशनशिप में फ़र्क पड़े, क्योंकि कम्युनिकेशन इस सारे पीरियड के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको अपने हो सकता है कि नेज़ल पैसेज में थोड़ी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़े, दाँतों में, गम्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा। शोल्डर आपका अगर फ्रोज़न शोल्डर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो आपको ख़ास ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि में ये चारों ग्रह जो हैं वो असेंडेंट में हैं, पहले घर में हैं। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जो है पूरी की पूरी, आपकी पर्सनैलिटी इम्पैक्ट होने वाली है, आपका कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होने वाला है, आपका जो एक बिज़नेस सेंस है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने बिज़नेस पार्टनर्स के साथ बात करने में बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 7वें घर में इस समय जो है वो मेष राशि है, जहाँ पे थोड़ा-सा आप एग्रेशन दिखा सकते हैं या थोड़ी-सी हार्श आपकी कम्युनिकेशन होने से नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ लेकिन आपकी अपीयरेंस में और आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। आपको अगर टैक्टफुल आप काम करते रहे तो आपको कोई ऐसा फ़र्क नेगेटिव पड़ेगा नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, यानी कि स्कॉर्पियो, जिसमें ये चारों ग्रह बैठे हैं हमारे 12वें घर में। 12वां घर है और केतु की हम बात कर रहे हैं, बार और वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं। वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा एक सीक्रेट दिखाता है, मंगल की राशि है, थोड़ा-सा एक जेलसी वाली फीलिंग भी होती है और थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रिज़र्व्ड हैं, सीक्रेटिव हैं। लेकिन 12वां घर है जो कि मोक्ष का घर है और केतु हैं जो कि मोक्ष के हैं। तो थोड़ा-सा इन दिनों आपको अपना इन जनरल हर चीज़ से नीरसता हो सकती है, आप थोड़े से इंडिफरेंट हो सकते हैं चीज़ों को लेके। आप में हो सकता है कि थोड़ा-सा थोड़े से आप जो हैं वो डिप्रेशन में आ जाएँ, क्योंकि केतु जो है वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी कॉज़ करते हैं। तो इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि और भगवान माँ लक्ष्मी की अगर आप पूजा करेंगे, माँ सरस्वती की अगर आप पूजा करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है। 7 नंबर वैसे भी अगर आप जो है 25 तारीख को 7 तारीख है, जो कि केतु का प्रतीक है और केतु जो है वो मोक्ष में है। अगर आप थोड़ा बहुत अपना ध्यान जो है मेडिटेशन में लगाएँगे, क्योंकि 7 नंबर और केतु जो हैं वो रिसर्च में भी हैं, वो ऑकल्ट में भी हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान अपना मेडिटेशन में लगाएँगे तो आपके ऊपर डेफ़िनिटली आपकी मेंटल पीस पे उसका फ़र्क पॉज़िटिव पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में। धनु राशि में ये चारों ग्रह जो हैं वो बैठे हैं हमारे 11वें घर में। 11वें घर में यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, आपकी लॉन्ग हेल्ड इच्छाएँ हैं, आपकी शॉर्ट टर्म इच्छाएँ हैं, आपकी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन आप चाह रहे हों या आप मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं वो आपका 11वां घर देखता है, जो कि एक ह्यूमैनिटेरियनिज़्म भी दिखाता है। जो ओरिजिनल जो ज़ोडिएक बेल्ट में जो 11वां घर है हमारा, एक बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियनिज़्म दिखाता है, वो एम्पैथी दिखाता है और वो एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क दिखाता है। तो आपको अपने नेटवर्क के साथ हो सकता है कि इन दिनों पे थोड़ा-सा फ़ायदा मिले, नेटवर्क के साथ एसोसिएट करके आपको फ़ायदा मिले। वैसे भी जो धनु राशि वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत चीयरफुल टाइप के होते हैं। तो थोड़ा-सा आपको मुश्किल नहीं होगा इस पीरियड से निकलने में, आप ईज़िली इस पीरियड से टाइड ओवर कर जाएँगे। आपके लिए ये पीरियड जो है इनफैक्ट अच्छा होने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, ये पीरियड काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके 10वें घर में ये चारों घर
चारों ग्रह बैठे हुए हैं। 10वां घर जो होता है वो ओरिजिनली गवर्नमेंट का है, वो ओरिजिनली वहाँ पे सूर्य भी सिग्निफिकेटर हैं, और सारी जो आपकी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन है, आपके अगर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोई काम है या गवर्नमेंट हेड्स हैं या आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में काम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, या आपका एक सोशल स्टेटस है, आपकी एक पब्लिक इमेज है, या आपका एक राइज है, या आपकी रिलेशनशिप है अपने बॉसेस के साथ, वो सारा जो है आपको 10वें घर से दिखता है। और वहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मकर राशि है 10वां घर जो है मकर राशि है, ऑलरेडी वहाँ पे शनि डायरेक्ट हो रखे हैं। आपके लिए भी ये टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, अपने करियर को लेके, अपने प्रमोशन को लेके, और अपनी एक इमेज को अगर आप इस समय रिजुविनेट करना चाह रहे हैं या आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में ये चारों ग्रह जो हैं वो 9वें घर में हैं, यानी कि आपका जो लक फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि केतु और सूर्य दोनों के दोनों एक साथ हैं, और यहाँ पे आपका अगर हम ट्रैवल की बात करें, क्योंकि स्वाति जो है वो ट्रैवल को भी देखता है और कम्युनिकेशन को भी देखता है, और एक फिलोसफिकल आपके जो व्यूज़ हैं वो देखता है, जो कि 9वें घर को दिखाता है। तो जो जितना अगर इसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आपके ऊपर होना था, वो थोड़ा सा ऑफसेट इससे हो जाएगा। आपकी अगर अपनी एजुकेशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर या करियर को लेकर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो आपका रुकेगा नहीं। आपका डेफिनेटली इस टाइम पे वो काम बन सकता है। आपका लक फैक्टर जो है वो इस टाइम पे, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन को लेके या फॉरेन ट्रैवल को लेके कुछ आप करना चाह रहे हो, तो आपका डेफिनेटली काम बनेगा। और अंत में हम बात करेंगे पाइसिस यानी कि मीन राशि के बारे में, जहाँ पे ये चारों ग्रह जो बैठे हैं वो है 8वां घर। 8वां घर हमारा दिखाता है एक सडन, हमारी उसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं, सडन चेंज होता है हमारी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिजुविनेशन होता है, ये हमारे सीक्रेट एसेट्स होते हैं। तो हमें अपने इन लॉज के साथ इस समय बहुत सोच समझ के करना है। वैसे क्योंकि ये पाइसेस राशि का है, पाइसेस राशि के लिए है, और पाइसेस राशि एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक ट्रस्टिंग राशि होती है, बहुत ज़्यादा होपफुल एक ये राशि मानी जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक राशि भी मानी जाती है। एक डाइकोटमी है इस राशि में, क्योंकि ये थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, थोड़े से गंभीर होते हैं, कई बारी सैड हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं लोगों के ऊपर। तो थोड़ा सा आपको इस टाइम पे अपने जॉइंट जो स्पेशली एसेट्स हैं बैंकिंग में, जैसे मैंने बताया कि स्वाति नक्षत्र जो है वो बैंकिंग को देखता है, फाइनेंस को देखता है। तो अगर आपका कहीं पे भी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको वहाँ पे सोच समझ के और बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको कुछ सडन गेन्स हो जाएं, स्पेशली अगर आपके इन लॉज के यहाँ से आपको कुछ एक्सपेक्टेड है, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि 8वां घर आपका आपके इन लॉज के साथ भी रिलेशनशिप दिखाता है, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये था सारी इंडिविजुअल असेंडेंट्स या मून साइंस भी हम देख सकते हैं इसमें, सारी राशियों के ऊपर इस एक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में एक ब्रीफ छोटा सा एक एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हम जल्दी मिलते हैं। और एक बार फिर से आपके लिए दिवाली बहुत बहुत मंगलमय हो।